हेलो। हाँ, आज स्टार्ट करते हैं पेमेंट डिज़ाइन। तो पेमेंट डिज़ाइन क्या है कि इसमें हम लोग को पेमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात ये है कि पेमेंट जो होता है वो क्या होता है। पेमेंट क्या होता है, किसी भी जो रोड जो बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके जो टॉप सरफेस होता है और उसके नीचे वाला जो लेयर होता है, बेस लेयर, सब बेस लेयर और सॉइल सबग्रेड, इन सबको हम लोग मिलाकर जो बोलते हैं वो पेमेंट बनते हैं। और बेसिकली पेमेंट जो होता है वो टॉप सरफेस के आधार पे दो प्रकार का होता है कि उसका टॉप सरफेस कैसा है और उसमें लोड का ट्रांसफरिंग कैसे हो रहा है, इसके आधार पे जो पेमेंट होता है उसको जनरली दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होता है रिजिड पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है कि ऐसा पेमेंट जिसके अंदर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होता है। और ये जो लोड का जो इसमें ट्रांसफ़र होता है वो बाय लेयर टू लेयर, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। एक ग्रेन से, एक लेयर के ग्रेन से दूसरे लेयर के ग्रेन में जो है लोड का ट्रांसफरिंग होता है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसमें जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो टॉप लेयर टू बॉटम लेयर, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे जो बॉटम में जो लेयर होता है, यानी जो हमारा जो सॉइल होता है उसका जो जिसके ऊपर मिट्टी, जिसके ऊपर हम रोड बनाना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल सबग्रेड। ठीक है, तो सॉइल सबग्रेड हमारा, यहाँ से हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। उसके ऊपर होता है सब बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स। देखिए ये हमने फिगर में आपको दिखाया है कि देखिए ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये है सॉइल सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स। अब देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है वो बिटुमिनस कंक्रीट हो सकता है, ग्रेनुलर मटेरियल का जिसमें बिटुमिन बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है, साथ में वाटर बाउंड मैकाडैम रोड हो सकता है, या ये सब एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल पेमेंट के। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का मतलब ही समझ लीजिए कि उसमें जो है बहुत सा ये 2 3 4 लेयर होंगे आपके, और इसमें जो लोड का ट्रांसफ़र होगा वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ज्वाइंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें कुछ ही खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस वजह से टेम्परेचर का प्रभाव इसके ऊपर बहुत कम हो रहा है, इस वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ज्वाइंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट की, तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इसका टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट जब इसको कंप्लीट कर देते हैं तो वो तो कम होता है। ठीक है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होता है। ठीक है, अब ये था आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें 2 पॉइंट हैं जो नोट में है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसके लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन के लिए IRC 37 2012 का यूज किया जाता है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिज़ाइन किया जाता है वो एम्पिरिकल चार्ट और इक्वेशन की मदद से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब बात आती है रिजिड पेमेंट का। तो रिजिड पेमेंट देखिए ऐसा पेमेंट होता है जिसमें हाई अमाउंट में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, और इसका जो टॉप सरफेस होगा वो हमारा सीमेंट कंक्रीट का बना होगा, और जो लोड को, स्ट्रेस को वाइडर एरिया में उसके नीचे स्लैब एक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। सीधे सीमेंट कंक्रीट के स्लैब से नीचे वाले लेयर में जो है लोड का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसको माना जाता है कि 40 kg पर सेमी स्क्वायर स्ट्रेस को इतना कम से कम वो लेगा। ठीक है, और इसमें देखिए हमने बताया कि जो हमारा रिजिड पेमेंट है इसमें जॉइंट्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जॉइंट अगर हम सही से नहीं प्रोवाइड किए रहे होंगे तो हमारा स्लैब में क्रैक आ जाएगा और स्लैब बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। तो इस वजह से हमें रिजिड पेमेंट में हमें जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट जरूर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लेयर है, सबसे नीचे आपका ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर सॉइल सबग्रेड होगा, सबग्रेड के ऊपर बेस कोर्स दिया जाता है, और या सीधे फिर डायरेक्टली हम लोग सीमेंट कंक्रीट का स्लैब दे देते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात आती है कि
ये जो इसके लिए कौन सा कोड यूज होता है, तो इसके लिए IRC 58 2012 का जो है डिज़ाइन करने के लिए, रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है। और इसका जो डिज़ाइन किया जाता है वो इलास्टिक थ्योरी के आधार पे किया जाता है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन किया जाता है वो किस थ्योरी पे किया जाता है, इलास्टिक थ्योरी के आधार पे किया जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। अब आगे एक सेमी रिजिड पेमेंट है। सेमी रिजिड पेमेंट का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट स्टेज है फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बीच का। ठीक है, उसका डिजायरेबल स्ट्रेंथ जो है, इसमें स्ट्रेंथ जो होता है वो लोड स्प्रेडिंग और फ्लेक्सुरल एक्शन दोनों के कारण होता है, वो सेमी रिजिड पेमेंट होता है। पर बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो पेमेंट दो ही प्रकार का बात करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये बस केवल ऐसे है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, और आपका अब आता है कि कौन कौन से जो लेयर्स हैं इसमें, जो हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो लेयर्स बनाते हैं, इन लेयर्स का काम क्या होता है। तो सबसे पहला जो लेयर हमने बताया, सबसे बॉटम में जो लेयर देते हैं वो सॉइल सबग्रेड होता है। सॉइल सबग्रेड क्या है, हमारा किसी भी जो रोड का हमारा सबसे जो पहला पार्ट होगा जिसके ऊपर से रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारा सॉइल सबग्रेड कहलाता है। तो उसमें लगभग 50 सेंटीमीटर लेयर तक हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के सबग्रेड को बढ़िया से अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो कभी कभार क्या होता है कि कहीं पे सॉइल की, वहाँ की सॉइल जो है, नेचुरल सॉइल जो है अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सॉइल ला कर भी उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सॉइल के सबग्रेड के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम उसके सबग्रेड का बेयरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ निकालते हैं कि कितना वो स्ट्रेंथ और लोड को बियर कर पाएगा। इसके लिए आपका कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट है, जिसको आप बोलते हैं CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू टेस्ट, प्लेट बेयरिंग टेस्ट और ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं आपका सॉइल के सबग्रेड के बेयरिंग कैपेसिटी या उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो उसके सॉइल सबग्रेड के ऊपर जो लेयर होता है वो होता है सब बेस, और सब बेस के ऊपर होता है बेस कोर्स। इनका काम लगभग एक समान होता है। ये ब्रोकन स्टोन्स के बने होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है कि लोड को कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, और लोड को लार्जर एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम होता है। ठीक है, इसके लिए जैसे लोड जितना बढ़ता जाएगा उसके आधार पे हम लोग इसका थिकनेस बढ़ाते घटाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले समय में हमने बताया था कि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का, लार्ज बोल्डर्स स्टोन्स का यूज किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब उसके जगह पे स्मॉल साइज के एग्रीगेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वहीं अब बेस कोर्स का जो प्रोवाइड किया जाता है, रिजिड पेवमेंट में जो बेस कोर्स देते हैं, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि मड पंपिंग को रोकता है। मड पंपिंग क्या है, और दूसरा चीज़ ये है कि फ्रॉस्ट एक्शन को भी रोकता है। अब देखिए, मड पंपिंग क्या है। मड पंपिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कहीं आपका रिजिड पेवमेंट है, उसके नीचे अगर कहीं से वाटर लीक कर गया, तो अगर सॉइल के लेयर के बीच में बेस कोर्स नहीं दिए रहेंगे तो उसका वाटर जो है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो वहीं पे रहेगा और स्लैब के नीचे एक दबेगा, फिर उठेगा, दबेगा, उठेगा। इस तरीके से जो सॉइल है वहाँ की, वो पानी के साथ मिलकर मड फॉर्म कर लेगी और इस तरीके से वो, जैसे गाड़ी आएंगी तो बाहर भी आ सकता है। तो इस तरीके की क्रिया को हम लोग बोलते हैं मड पंपिंग। ठीक है, तो मड पंपिंग को रोकने के लिए हम लोग रिजिड पेवमेंट में बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सबग्रेड में फ्रॉस्ट एक्शन को रोकने के लिए भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि वेयरिंग कोर्स, जो चौथा लेयर होता है, जो सबसे टॉप लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेयरिंग कोर्स। इसका मेन फंक्शन होता है कि स्मूथ राइडिंग के लिए सरफेस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ टायर प्रेशर को कम करना, जिससे कि हमारा व्हीकल आसानी से मूव कर सके। और साथ ही साथ ये जो है ड्रेनेज को भी रोकता है कि मतलब पानी इसके अंदर से घुस ना पाए पेवमेंट के अंदर, नहीं तो बहुत ही जल्दी हमारा रोड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी, वेयरिंग कोर्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू निकाले थे। तो इस तरीके से हम लोग वेयरिंग कोर्स की स्टेबिलिटी
टेस्ट करने का मतलब ये है कि कितना विटामिन कंटेंट हमें देना है। बेसिकली मेन चीज़ हमारा फंडा ये है, हमें प्राप्त करना है कि कितना विटामिन उसमें मिला है, जिससे कि हमारा टॉप बीयरिंग कोर्स जो है वो अच्छा हो, मजबूत बने। ठीक है, साथ ही साथ प्लेट बीयरिंग टेस्ट, बाल्कनमैन बीम टेस्ट भी इसके लिए कभी कभार किया जाता है, बीयरिंग कोर्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है कुछ जो हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं डिज़ाइन की तरफ, तो कौन कौन से ऐसे डिज़ाइन फैक्टर्स हैं जिनका यूज होता है, जिनकी मदद से हम लोग कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है मैक्सिमम व्हील लोड। मैक्सिमम व्हील लोड की मतलब कितना टोटल लोड हम लोग उस पर रोड पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पेमेंट जो है जल्दी ब्रेक ना हो और उसकी क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित ना करे। ठीक है, तो मैक्सिमम व्हील लोड या मैक्सिमम एक्सल लोड कितना होगा, तो ये सबका आईआरसी ने गाइडलाइंस दिया है। तो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड जो होता है एज पर आईआरसी की गाइडलाइन के आधार पे जो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड होता है, एक्सल लोड का मतलब क्या होता है, जो गाड़ी में एक्सल होता है, एक्सल में 2 पहिए लगे होते हैं, 2 भी लगे हो सकते हैं, अगर डबल टायर्ड है तो 4 पहिए भी हो सकते हैं। एक एक्सल में दोनों तरफ पहिए लगे होते हैं, जैसे ये एक्सल है तो इधर भी पहिया होगा, इधर भी पहिया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड एज पर आईआरसी इज 8170 kg होता है, जो कि अगर हम बात करें सिंगल व्हील लोड की पे कितना लोड होगा तो 4085 kg इतना हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मान के चलते हैं बल्ब शेप का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। बल्ब शेप का मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा बल्ब का साइज, इस तरीके से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मानते हैं। ठीक है, इसमें बॉसिनेस की इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं कि कितना डेप्थ तक कितना प्रेशर वेरिएशन है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है कि कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर की बात करते हैं। तो अगर जो है हमारा जो रोड है उस पर टायर प्रेशर कम है, ठीक है, अगर कभी ऐसा है तो टायर प्रेशर कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कंप्रेशन होगा, तो टायर कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन होने के केस में कांटेक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में कांटेक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टायर प्रेशर से। वहीं अगर हाई टायर प्रेशर है, टायर प्रेशर ज़्यादा है, तो उस केस में टेंशन होगा, और टेंशन होने के केस में कांटेक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू टायर प्रेशर। ठीक है, और आईआरसी ने बताया कि मान लीजिए कि कांटेक्ट प्रेशर टायर प्रेशर से तब भी बड़ा होगा जब टायर प्रेशर की वैल्यू 7 kg पर सेमी स्क्वायर से कम है। तो यानी जब भी टायर प्रेशर 7 kg पर सेमी स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट प्रेशर उसका में टायर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज होता है रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर क्या है, ये है रेशियो ऑफ कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर के बीच में रेशियो है। तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू जो है, अगर कांटेक्ट प्रेशर ग्रेटर देन टायर प्रेशर है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट प्रेशर अगर लेस देन है टायर प्रेशर तो उस केस में लेस देन 1 होगा, और वहीं अगर कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर दोनों बराबर है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये था आपका कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर। अब नेक्स्ट टर्म जो यूज होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक सिंगल टायर है, उसका जो इक्वल मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन किसी लोकेशन पे जो होगा, उसी के सापेक्ष मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे व्हील्स हों और उनका उसी लोकेशन पे जो स्ट्रेन और स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर सेम मानी जाए तो ऐसे व्हील को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सिंगल व्हील, और उस पर लगने वाले लोड को बोलेंगे इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ये कैलकुलेट किया जाता है बाय इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया। इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया को मान के कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ ए सेमी रेशनल मेथड, ये सेमी रेशनल मेथड है जिसको बॉयड एंड फॉस्टर ने दिया था। इसमें क्या होता है, इक्वलेंसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है इक्वल स्ट्रेस के लिए। साथ में कॉन्टैक्ट एरिया जो है उसको सर्कुलर माना जाता है और इन्फ्लुएंस एंगल को 45 डिग्री पे माना जाता है, और सॉइल के जो है मीडियम उसको इलास्टिक, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक डेरिवेशन है कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए